हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आज के हमारे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, ऑल लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन। रिवर ब्यास इज द ओनली हैबिtat ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन इन इंडिया and Buxa, Palamau and Dampa Tiger reserves don't have any tiger species within their marked boundaries। तो तीनों स्टेटमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, तीनों के तीनों यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का दोस्तों डी, दैट इज ऑल ऑफ द above। Okay, so all the Lakshadweep islands, they are of coral origin. Some of them like Minicoy, Kalpeni, Kadmat, Kiltan, Chetlar, they are typical atolls. The coral reef of the islands are mainly atolls except for one platform reef of Andhra। ठीक है, so the height of the land above the sea level is about 1 to 2 meters and surface temperature भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात इंडस रिवर डॉल्फिन्स की, so these are found in Pakistan, River Beas, a tributary of Indus River in Punjab, India। डॉल्फिन आपको पता ही है स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, एंड WWF इंडिया इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स इट्स कंजर्वेशन। ओके, सो ये बात तो बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ICAP, that is India Cooling Action Plan. It provides an integrated vision towards cooling across sectors within a 15-year time horizon. That is absolutely true. It recognizes cooling and related areas as a thrust area of research under the National Science and Technology। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जो है वो 20 साल का विद इन 20-ईयर टाइम हॉरिजन जो है एक इंटीग्रेटेड विजन प्रोवाइड करता है, 15 नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो टोटली फॉल्स होगा, करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी डी। तो द इंडिया कूलिंग एक्शन, इट सीक्स टू रिड्यूस कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स by 20 to 25% by 2037-38। It also seeks to reduce refrigerant demand by 25 to 30% by 2037-38। Okay, it also seeks to reduce cooling energy requirements by 25 to 40%। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान, ठीक है। एंड ऑल्सो द फॉलोइंग बेनिफिट्स वुड अक्रू टू द सोसाइटी ओवर एंड अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जैसे कि थर्मल कंफर्ट फॉर ऑल, सस्टेनेबल कूलिंग, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, स्किल्ड वर्कफोर्स एटसेट्रा। Which of the following mammal species are endemic to India? Okay, Bonnet Macaque, Pomona Leaf-nosed Bat, Mebo giant flying squirrel, Narcondam white-toothed shrew। चारों के चारों स्पीशीज जो है, मैमल स्पीशीज जो है इंडिया की अगर हम बात करें, दे आर एंडेमिक टू। ठीक है, सो मैमल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, India is one of the extremely biodiverse countries and therefore it rightly finds a place in the list of 17 mega diversity countries of the world। Okay, with just 2.4% of the world's land area, it accounts for 7 to 8% of the recorded species of the world। ठीक है, 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को इंडिया होस्ट करता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा। Then there is this appendix 3, which is a list of species included at the request of a country that already regulates trade in the species and that needs the cooperation of other countries to prevent illegal exploitation। तो कहीं ना कहीं 410 ऐसे स्पीशीज हैं मैमल्स के जो कि भारत से नोन है, which is about 8.86% of the world's species। ठीक है, सो मैमल स्पीशीज एंडेमिक टू इंडिया, इसकी लिस्ट आपके सामने पूरी की पूरी। आप एक एक नाम ध्यान से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में, इनके IUCN स्टेटस एंड ऑल, चाहे तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च आप कर सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो UPSC कब कौन से स्पीशी के बारे में कहां से उठा के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग टेम्परेट डिसीडियस बायोम। दे आर फाउंड इन एरियाज विद वार्म मॉइस्ट समर्स एंड कूल विंटर्स। Soils of temperate forests are podozoic and fairly deep. The trees, they shed their leaves in the summer season। ठीक है, तो गाइज पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी। ट्रीज जो है दे शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन, नॉट इन द समर। और रही बात ये पाए कहाँ जाते हैं, सो दे आर फाउंड इन एरियाज विद वार्म मॉइस्ट समर्स एंड कूल विंटर्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है अगर हम देखें रिगार्डिंग दिस टेम्परेट डिसीडियस बायोम, temperate deciduous or temperate broadleaf forests, they are a variety of temperate forests dominated by trees that lose their leaves
each year. ठीक है, soils of temperate forest are photozoic and fairly deep. So warm moist summers and cool winters. पहला स्टेटमेंट गाइस, दे आर फाउंड विद वार्म मॉइस्ट समर्स कूल विंटर, पहला स्टेटमेंट भी सही है, मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements. Fungi gain their biomass by producing food by themselves like autotrophs do. Lichens located in tundra climates are an example of a primary producer. तो यू हैव टू स्टेटमेंट्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, फंजाई की अगर हम बात करें, दे गेन देयर बायोमास फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, दे डोंट प्रोड्यूस फूड बाय देमसेल्व्स जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उससे फंजाई गेन देयर बायोमास, बट फंजाई इन अदर फॉर्म्स व्हेन फॉर्मिंग symbiotic relations with algae can become primary producer. For example, lichens located in tundra climates, they are an exceptional example of a primary producer that by mutualistic symbiosis combine photosynthesis by algae with the protection of a decomposer fungus. ठीक है, सो इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला गलत है, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, seaweeds are potential indicators of pollution in aquatic ecosystem, particularly heavy metal pollution due to their ability to bind and accumulate metals strongly. Products like agar-agar and iodine can be extracted from seaweeds, and rotting seaweed releases a highly toxic gas. ठीक है, तो seaweeds की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बिकॉज सीवीड अगर रॉट होता है, सड़ता है, तो वो एक हाइड्रोजन सल्फाइड का पोटेंशियल सोर्स है और हाइड्रोजन सल्फाइड अपने आप में एक हाईली टॉक्सिक गैस है। ओके, सो सीवीड्स they are macroscopic algae, which means that they have no differentiation of true tissues like roots, stems, leaves. They grow in shallow coastal waters wherever sizable substrata is available. They are also important as food for humans, feed for animals, fertilizer for plants. They are used as a drug for goiter treatment, intestinal and stomach disorders, etc. ठीक है, so by the biodegradation of seaweeds, methane like economically important gases can be produced in large quantities. तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। Consider the following statements regarding phytoplankton. Phytoplankton obtain the energy through the process of photosynthesis. They depend on vitamin B for survival. They are not found in freshwater ecosystem. तो गाइस, अगर हम phytoplankton की बात करें, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो आपको सारी तरीके के वाटर सिस्टम में मिलेंगे, चाहे वो ब्रैकिश हो, फ्रेश हो, मरीन हो। विटामिन बी पे सर्वाइवल के लिए वो डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस से दे ऑब्टेन देयर एनर्जी। सो पहला दूसरा दोनों सही होंगे, करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का ए, दैट इज मोनेट। तो फाइटोप्लैंक्टन, दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रोस्कोपिक बायोटिक ऑर्गेनिजम्स that inhabit the upper sunlit layer of almost all oceans and bodies of fresh water on earth. They are agent for primary production, the creation of organic compounds from carbon dioxide dissolved in the water, a process that sustains the aquatic food web. Okay, and this phytoplankton, they are crucially dependent on minerals. Which of these factors are responsible for the land degradation in India? Improper irrigation, मोनोकल्चर क्रॉप्स, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट फायर्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चारों के चारों जो है वो रीजन है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स कैसे है, बिकॉज फॉरेस्ट फायर जो है इट लीड्स टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, टॉप सॉइल कवर, क्रूशियल बायोडाइवर्सिटी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एटसेट्रा। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल बैलेंस होता है इकोसिस्टम का, उसको डिग्रेड कर देता है फॉरेस्ट फायर, जिस वजह से सॉइल डिग्रेडेशन जो है वो होती है। ठीक है, रही बात मोनोकल्चर, सो practicing this does not allow the soil to rotate and conserve crucial minerals because the same minerals and nutrients are depleted in the crop cycle. Regarding exotic species, exotic life species are animals or plants moved from their original range to a new one. According to the newly issued advisory by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, exotic life species include species from the schedule of the WPA 1972. Lantana camera water hyacinth and parthenium are some of the exotic species introduced in India. So यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक एडवाइजरी जरूर इशू की थी
saying that people importing exotic life species जो भी व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है, it will have to make a voluntary disclosure. ठीक है, सो ये जो एडवाइजरी है वो एक्सोटिक लाइफ स्पीशी को डिफाइन करता है एज एनिमल और प्लांट स्पीशी मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल रेंज टू अ न्यू वन. ठीक है, सो द मिनिस्ट्री हैज सेड exotic life species shall be construed to mean only the animals named under the appendices 1, 2 and 3 of the sites. So WPA वाली चीज यहाँ पे हटा दो. So second statement तो यहाँ पे totally false है. ठीक है, लैंटना कैमारा, water hyacinth and parthenium, they are some of the exotic species introduced in India. So correct answer of the question will be only 1 and 3, that is D. ठीक है, चलिए यहाँ पे अपेंडिक्स 1, 2, 3 जो कि साइट्स की 3 अपेंडिसेस हैं, उससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग है. सो अपेंडिक्स 1, 2, 3 सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस. देखो अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होते हैं विच आर थ्रेटेन्ड विद एक्सटिंक्शन और इन पे ट्रेड परमिटेड होती है सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस. अपेंडिक्स 2 जो होते हैं वो स्पीशीज होते हैं जो कि नॉट नेसेसरली थ्रेटेन्ड, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेड को कंट्रोल किया जाना चाहिए. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए. तो यहाँ पे सही जवाब होगा इसका पहला, यहाँ पे गलत है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे. Which of the following are the reports and programs initiated by World Wildlife Fund? Living Planet Report, Earth Hour, Debt for Nature, SWAP, Marine Stewardship Council. Correct answer होगा D. ठीक है, सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो WWF द्वारा पब्लिश किया जा रहा है सिंस 1998 एवरी 2 years. ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन पे बेस्ड है. ठीक है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल फिशिंग के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है. तो ये चीज ध्यान रखिए. UNEP कोलंबो डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय एविएशन सेक्टर, पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय शिप. UNEP कोलंबो डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद. Okay, so United Nations Environment Program member states adopted the Colombo Declaration, which calls for tackling global nitrogen challenge. So C will be the correct answer. Okay, so it has been developed with the technical support of the International Nitrogen Management System, जो कि UNEP का एक और साथ ही साथ इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का एक जॉइंट एक्टिविटी. तो इसका मकसद क्या है? 2030 तक नाइट्रोजन वेस्ट को हाफ. ठीक है, सो ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है. आप सभी से मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और MCQs के साथ. सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल.